कश्मीर में पहाड़ी इथनिक ग्रुप को एसटी दर्जा मिलने के बाद अब ST2 प्रमाण पत्र जारी करने में कथित असमानता को लेकर सियासत और सामाजिक संगठनों के बीच बहस तेज हो गई है। साल 2024 में संसद ने कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू और कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2024 पारित कर पहाड़ी एथनिक ग्रुप समेत गड़ा ब्राह्मण, कोली और पडारी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने SO 176 ऑफ 2024 जारी कर आरक्षण नियमों में संशोधन किया और ST श्रेणी को ST1 और ST2 में विभाजित किया। लेकिन 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में ये मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया। जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया कि 1947 के POJ के विस्थापितों को ST2 प्रमाण पत्र देने में भेदभाव हो रहा है। उनका दावा है कि पुंछ और राजौरी के कुछ लोगों को लाभ मिल रहा है, जबकि जम्मू में बसे समान पृष्ठभूमि वाले परिवारों को वंचित रखा जा रहा है। वहीं फरवरी 2026 में जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में ये मुद्दा उठा और कुछ विधायकों ने इस पर विरोध दर्ज कराया। सरकार का पक्ष साफ है, ST2 प्रमाण पत्र भौगोलिक आधार पर नहीं बल्कि जातीय और भाषाई पहचान के आधार पर जारी किया जाता है। कुल मिलाकर कानूनी मान्यता मिलने के 2 साल बाद भी लागू करने की प्रक्रिया पर सवाल बने हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि नियम समान रूप से लागू हैं, जबकि प्रभावित समुदाय पारदर्शिता और स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग कर रहे हैं। अब निगाहें अदालत और सरकार के अगले कदम पर टिकी। नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके सामने साहिल के और बात की हमने अभी एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाई आपको POJ के रिफ्यूजियों के लेकर एक अहम जानकारी पहुंचाने की कोशिश की, जहां जम्मू कश्मीर POJ के 1947 के विस्थापितों का मुद्दा एक बार फिर सियासी और संवैधानिक केंद्र में आ गया है। सबसे बड़ा सवाल पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने के बाद भी ST2 प्रमाण पत्रों के असमान वितरण को लेकर, कथित असमान वितरण को लेकर है। आरोप है कि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग जिलों में अलग व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनकी जातीय पहचान और दस्तावेज समान है। इसके साथ ही 1947 के बाद बसाई गई विस्थापित कॉलोनियों का नियमितीकरण, जमीन के मालिकाना हक और कस्टोडियन संपत्तियों पर अधिकार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। हाईकोर्ट के 2003 के फैसले का हवाला देते हुए मांग की गई है कि इन परिवारों को उनका वैधानिक हक दिया जाए और उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक जैसा व्यवहार न सहना पड़े। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह मामला राज्यसभा तक पहुंचेगा और क्या विस्थापितों को दशकों तक पुराना न्याय मिल पाएगा। तो इसमें चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी इन बातों को समझेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ यशपाल वर्मा BJP से हैं, नेता राजीव सोनी जो कि चेयरमैन SOS इंटरनेशनल POJ के डिस्प्लेस्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन से, और दिनेश मल्होत्रा जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो शुरुआत मैं चर्चा की करूंगा दिनेश जी से। सर, जिस तरह से ये बातें निकल के सामने आ रही हैं, तो इस पे आप जरा रोशनी डालिएगा कि मतलब ये कितनी सही है, क्योंकि ST2 का दर्जा क्या जो वहां रहता था पुंछ में उसी को मिलना चाहिए, पर जो कि बेशक POJ के 1947 का रिफ्यूजी होगा और जम्मू आके रहने लगा तो उसको मिलना चाहिए। देखिए साहिल जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरे दोनों को पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे आपने खुद ही कहा साहिल जी कि ये बड़ा मतलब डिस्क्रिमिनेटरी सा ये सिस्टम है। राजीव जी ज्यादा जानते हैं, वो खुद विक्टिम है, खुद वो POJ के रिफ्यूजी हैं। अगर आपने एथनिसिटी के बेस पर किसी कम्युनिटी को ST स्टेटस दिया है, फिर आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हो कि वो जम्मू में रहता है, कश्मीर में रहता है, कहीं कहाँ रहता है, जब उस जिसमें जो ये मतलब ये ऑर्डर निकला था उसमें क्लियरली लिखा था कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। तो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल वही हैं जो पुंछ में रहते हैं, राजौरी में रहते हैं, और उनकी बहुत बड़ी संख्या जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी रहती है, कठुआ में भी रहती है, उधमपुर में भी रहती है। जो 1947 के विस्थापित हैं POJ के, वो सारे पहाड़ी स्पीकिंग है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रही है कि जो जम्मू में रहता है वो पहाड़ी है, पुंछी है, मुजफ्फराबाद से आया है, मीरपुर से आया है, तो वो कैसे जम्मू का नागरिक हो गया? वो भी पहाड़ी है, उसको भी वही राइट मिलना चाहिए जो पुंछ राजौरी के डिस्प्लेस पर्सन को मिल रहा है। एक आदमी जो मुजफ्फराबाद से आया, उसकी आधी फैमिली राजौरी में रह गई, तो आधी फैमिली जम्मू में आ गई। एथनिसिटी दोनों की बराबर है। आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हो कि जो राजौरी में रहा वो ST है, वो जम्मू में रहा वो ST नहीं है? ये अलग विषय है।
कि ये सरकार ने जो फैसला किया ये सही था गलत था, लेकिन जब आपने फैसला कर लिया है तो आप रेजिडेंस के बेस पे कि वो जम्मू रह रहा है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जो भी पहाड़ी है, एथनिसिटी जिसकी है, उसको आपको एसटी देना चाहिए, चाहे वो जम्मू रह रहा है, चाहे पठानकोट रह रहा है, जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है 47 के पहले का, और चाहे वो उधमपुर रह रहा है, चाहे कठुआ रह रहा है, चाहे सांबा रह रहा है, ये सारे ही पहाड़ी हैं। ये क्योंकि ये पहाड़ी स्पीकिंग है, इनकी एक लैंग्वेज है, इनका एक कल्चर है, डिफरेंट कल्चर है। जो उस कल्चर को फॉलो करता है सबको ST2 स्टेटस मिलना चाहिए। बाकी ये बड़ा इसमें मतलब डिस्कशन हो सकती है कि सरकार ने ST1 ST2 करके एक तरह से कंफ्लिक्ट पैदा कर दिए, ये डिफरेंट इशू है। लेकिन पहाड़ी स्पीकिंग सबको ये मिलना चाहिए, चाहे ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो जम्मू में रहता है, जी वो सांबा में रहता है, कठुआ में रहता है, सब पहाड़ी है। ठीक है, मैं रुकूंगा दोबारा आपका, मैं रुकना चाहूंगा राजू चुनीजी का। सर, आपके मुताबिक सबसे बड़ा अन्याय किस मुद्दे पर हो रहा है? ST2 प्रमाण पत्रों में कथित भेदभाव के कितने मामले सामने आ रहे हैं? देखें, धन्यवाद आपने समय दिया। मेरे जो दूसरे साथी हैं दिनेश जी और रशपाल जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार देखें, ये नमस्कार जो भाई भेदभाव साहब। है आज हम बात कर रहे हैं, ये भेदभाव किसी और ने नहीं किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप पूछेंगे कैसे? जब ये कानून लाया गया या बनाया गया कि हम एथनिसिटी, ट्राइब और लैंग्वेज के बेस पर देंगे, एक्ट तो बन गया लेकिन रूल्स फ्रेम नहीं हुए। रूल्स क्यों फ्रेम नहीं हुए? उसके पीछे एक राजनीतिक मंशा थी, वो मैं आज साफ कर दूं कि एक सीट थी अनंतनाग पुंछ राजौरी पार्लियामेंट की, उसको जीतने का एक प्लान था भारतीय जनता पार्टी का। तो जो पहाड़ी मुसलमान था उसको खुश करने के लिए ST दिया गया, हालांकि हम लोग भी उसमें आते थे। इन्होंने ये गणित लगाया कि अगर हम जम्मू के रिफ्यूजी को, कठुआ के रिफ्यूजी को, रियासी के रिफ्यूजी को और उधमपुर के रिफ्यूजी को भी अगर इसमें लाते हैं तो कहीं वो पहाड़ी मुस्लिम जो राजौरी पुंछ में रहता है वो नाराज होकर कहीं हमारे खिलाफ वोट ना कर दे। तो DCs को कहा गया, देखें रूल्स फ्रेम नहीं किए गए, पुंछ के DC को टेलीफोनिकली कहा गया कि आप सबको दे दो, राजौरी के DC को कहा गया आप सबको दे दो, और जम्मू, उधमपुर, कठुआ और रियासी के DCs को मना कर दिया गया कि आप किसी को मत दीजिए। ये खेल खेला गया हमारे साथ। और आप देखें उससे क्या हुआ, मेरी जो बिरादरी के लोग पुंछ राजौरी में रहते हैं उन सबको ST मिल गया, जो वहां मुस्लिम पहाड़ी रहता है वो सारे ST हो गए, और चुनाव भी हुआ। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बुरे तरीके से हार हुई और हम लोग जो हैं बिल्कुल ही वंचित हो गए इन अधिकारों से कि हमें भी मिलना चाहिए। मैं आपको एक बात सुनाऊं, मैंने इसको टेस्ट करने के लिए तहसीलदार जम्मू के पास एक याचिका लगाई, एक दरखास्त लगाई कि मैं मीरपुर से आया हूं, ये मेरे स्टेट सब्जेक्ट में लिखा है कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मीरपुर एट प्रेजेंट जम्मू, और मुझे ये मिलना चाहिए। तो पहले तो तहसीलदार आनाकानी करते रहे, बाद में जब मैंने दबाव डाला तो उन्होंने एक ऑर्डर किया, स्पीकिंग ऑर्डर। ऑर्डर क्या था? एज पर सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011 there is a zero party speaking in Jammu district, so you cannot be provided. मैंने कहा मैंने तो जम्मू का मांगा ही नहीं, I am asking for मीरपुर because I am from मीरपुर, और मेरे स्टेट सब्जेक्ट में भी लिखा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रद्द कर दिया। फिर मैंने वो अपील लगाई DC जम्मू के पास, DC जम्मू ने भी यही लिखा, क्योंकि एक्ट बन गया है रूल्स नहीं बने तो हमें क्लैरिटी नहीं है किसको देना है। मैंने कहा जी तहसील जो DC राजौरी है वो कैसे सबको बांट रहा है, DC पुंछ वाला कैसे सबको बांट रहा है, इसका जवाब उनके पास नहीं था। फिर मैं चला गया अपील में डिविजनल कमिश्नर साहब के पास, उन्होंने भी उसी तरह से कहा कि क्लैरिटी नहीं है, हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को लिखेंगे। वो पत्र एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को चला गया, मैं हाई कोर्ट चला गया। आज 2022 से लेकर आज तक मैं हाई कोर्ट में हूं और वहां भी वही जवाब आ रहा है जो गवर्नर रूल में आता था, आज भी वही जवाब आ रहा है, क्योंकि जम्मू में जीरो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, कठुआ में जीरो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, उधमपुर में जीरो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, रियासी में जीरो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, इसलिए इनको नहीं दिया जा सकता। जबकि ये झूठ है। सच ये है
कि हम तो जम्मू के है ही नहीं है, हम तो मीरपुर के हैं, हम कोटली के हैं, हम बिंबर के हैं, हम बाग के हैं, हम पलंदरी के हैं, हम मुजफ्फराबाद के हैं, हम तो उसका मांग रहे हैं। लेकिन आपने हमें इनकार किया और मेरे जो सगे भाई हैं जो पुंछ राजौरी में रहते हैं उनको आपने दे दिया। इसका क्या जवाजियत है मुझे बताइए। लेकिन आज मुसीबत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की स्टेट का चुनाव हार गई। आज उनके हाथ में कुछ नहीं है और जिस तरह से डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी असेंबली के अंदर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, मैं समझता हूं कि ये पाप उनके द्वारा किया गया। अगर वो उस समय जैसे उन्होंने रजौरी पुंछ के हर शख्स को दिलवाया, अगर उस समय हमारे लिए भी ये काम करते तो आज मेरा सारी बिरादरी जो है, चाहे वो हीरानगर में रहती है, कठुआ में रहती सर है, एक बात मैं बिलावल में रहती जोड़ूंगा, है, क्षमा जहां कहीं चाहूंगा, भी रहती आपको है, रोक रहा हूं, मैं क्षमा आज वो चाहूंगा। सारे लोग एक चीज इसके मैं जोड़ना हकदार हो चाहूंगा जाते साथ में सर कि नहीं। एक बात सुन भाजपा लीजिए, मैं मैं आखिरी आप बात रखिए करके बात अपनी पूरी बात अपनी, मैं खत्म सवाल करता नहीं कर हूं। रहा हूं, आप रखिए बात पूरी। नहीं, मैं बीजेपी आखिरी बात कह रहा हूं, जी आखिरी सर। बात सुन लीजिए। 6 मार्च को तारीख है पुणे हाई कोर्ट में। अगर ये लोग ईमानदार हैं, केंद्र सरकार के लोग, वहां जवाब दे दें कि हमें कोई एतराज नहीं है, इनको मिलना चाहिए, ये हकदार है। क्यों नहीं देते वहां जवाब? इस तरह का जवाब क्यों नहीं आता? देखें, हमारी तबाही और बर्बादी का इतिहास लिख दिया गया है और हम राजनीतिक एक कह लें कि साजिश का शिकार हुए हैं। मैं इतना ही कहूंगा। सर बीजेपी विधायकों ने मुद्दा उठाया विधानसभा के अंदर, पर बात करने को कोई तैयार ही नहीं था। ठीक है, मैं जवाब ले लेता मुद्दे हूं। का क्या होता है मुझे बताइए। जिन लोगों ने ठीक है देना सर, मैं था जवाब ले लेता हूं। वो आज मुद्दा उठा रहे हैं। उस समय उन्होंने क्यों नहीं दिया जब रजौरी पुंछ वालों को मिला? तब तो हुकूमत इनके हाथ में थी, एलजी का प्रशासन था और केंद्र का शासन था, उसमें क्या दिक्कत थी? तब क्यों नहीं दिया? आज आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये गलत बात है। रशपाल सर, जिस तरह से बातें सामने आई हैं, तो इस पे आप अपना क्या पक्ष रखेगा? बीजेपी क्या अपना पक्ष रखना चाहेगा? कि साफ तौर पर आरोप यही लगा कि बीजेपी ने डिलिमिटेशन के दौरान अपने मतलब के लिए सब चीजें की हैं, पर आप मुझे यह भी समझाइएगा कि जो ST2 प्रमाण पत्र है, क्या उनकी प्रमाणता किस तरह से दर्शाई जाती है? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल आज ये बन चुका है कि एक ही परिवार के दो भाइयों को ये प्रमाण पत्र नहीं मिल सकते हैं। भाई साहब, मैं जी अपने सर। चुनीलाल जी की बात सुन रहा था कि बात जी ऐसा है कि जब भी कोई सरकार काम करती है तो लाभ तो लोगों को पहुंचता है। जैसे मेरे भाई दिनेश जी ने पहले बोला है कि सिटी के लोगों को मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मिलना चाहिए वो। तो अगर कोई कमी पेशी है तो चुनीलाल जी बड़ी बातें कर रहे। ये भी पहले बीजेपी में भी काम करते थे, आज क्या हो गया कि बीजेपी बड़ी खराब हो गई। बात ऐसा है कि आपको कहीं ना किसी नेता से अपनी बात रखनी चाहिए, जाना चाहिए, डेपुटेशन वगैरह मिलने चाहिए। मिलने से ही काम बनता है भाई साहब, ऐसे काम नहीं बनता। अगर कोई चीज छूट गई है, रह गई है, रूल में पूरी कंप्लीट नहीं हुए हैं रूल एंड रेगुलेशन उसके, तो मुझे लगता है कि आपको मिलके, सबको मिलके हम सबको काम करना चाहिए। जो अगर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को जो ST2 मिला है, तो जो लोग सिटी में रह रहे हैं, चाहे जम्मू में रह रहे हैं, चाहे कठुआ में रह रहे हैं, हमारे मेरे गांव में भी रहते हैं लोग, तो उनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन वो SC में रहते हैं, लेकिन उनको SC का सर्टिफिकेट जहां पर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, कि ये नहीं कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं मिलता था पहले, मैं ओबीसी की बात करना चाहूंगा कि हमें तो जहां की सरकारों ने OSC बना के रखा था, ओबीसी तो का तो नाम ही नहीं था, 2% मिलता था। अब चलो LG साहब आए, 8% किया। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और उसको बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसे भी अगर चुनीलाल जी को मिलता है, लगता है कि हमें सिटी वालों को नहीं मिल रहा है, और जो पहाड़ी क्षेत्र में पुंछ, राजौरी, जहाँ श्रीनगर के कुछ जिले हैं, वहां पर के जो रहने वाले पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, उनको ST2 मिल रहा है, तो आपको भी जिद्दोजहद करनी चाहिए। जिद्दोजहद करने से ही, बात करने से, बातचीत करने से ही टेबल पर बात बनती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सबके लिए EWS दिया। कुछ लोग कहते हैं जी अपर कास्ट को कुछ नहीं मिला, 10% उनको भी मिला है। तो मैं कहता हूं कि भैया आपको भी सबको मिला। अब हिंदुस्तान की बात करूंगा मैं, कोई बंदा नहीं कह सकता कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिली है। पूरे जितने
चाहे वो SC है, ST है, OBC है, या जितनी बाकी अपर कास्ट है, सबको मिला है। कोई नहीं कह सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए कि जितनी जिसकी कास्ट है उसको उतना रिजर्वेशन दे। कोई बंदा नहीं उसके बाद बोल सकेगा कि हमें कुछ नहीं मिला। मुझे इतना ही कहना है। लेकिन बात ऐसे है कि अगर किसी ने मुद्दा, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने वहां पर मुद्दा उठाया, तो अगर मुद्दा कोई भी जो बीज पड़ता है ना, वो कभी ना कभी जरूर रुकता है। तो बातचीत चलेगी। MLA अगर बात कर रहे हैं तो वो आगे हाईकमान तक बातें जाएंगी। चुनीलाल जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने जो नेता हैं उनसे मिले, बात करें। चाहे सरदार नरेंद्र सिंह जी हैं, साथ जी हैं, बाकी और भी हैं, उनसे बात करें। दूरी क्यों बनानी है हमने? दूरी लाकर ठीक है अपने बनाए रखे आप, लेकिन जो आपका मसला है, अगर आप अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। ठीक है, मैं करूँगा। दोबारा मैं करना चाहूंगा दिनेश सर का। दिनेश सर, क्या ये मुद्दा वाकई राष्ट्रीय बहस का एक मुद्दा बन सकता है? तो क्या ये डेटा और पारदर्शिता की कमी देखिए की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? जी सर। देखिए साहिल जी, अगर पूरी ब्लंटली बात की जाए ना, मैं थोड़ा राजीव चुन्नी जी की बात को एंडोर्स करता हूँ। एक पॉलिटिकल डिसीजन था ये। अगर लीगली कोई कोर्ट में जाएगा तो लीगल स्क्रूटनी में ये स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि आपने पॉलिटिकल कंसीडरेशन के कारण आपने एक ट्राइब नहीं थी, लैंग्वेज के बेस पे आपने किसी को एसटी स्टेटस दिया है। देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लैंग्वेज के बेस पे एसटी स्टेटस मिले। ये सरकार, जैसे राजीव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए बीजेपी ने फैसला किया, और इस फैसले से बीजेपी ने एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब जम्मू कश्मीर में आपने लैंग्वेज के बेस पे किसी को एसटी बनाया, बाद में आपको देश के बाकी हिस्सों में भी ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो जेन्युइन लोग हैं वो इग्नोर हैं। तो इसमें मतलब पारदर्शिता किस तरह से आ सकती है? वही बात मैं आपसे यही पूछ रहा था कि मतलब किस तरह से ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं? क्या इसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है? जो अपात्र लोग हैं वो इसमें रजिस्टर्ड हो रहे हैं? नहीं, जब आपका ऑर्डर स्पेशली ये कहता है कि आपने एथनिसिटी के बेस पे दिया है, लैंग्वेज के बेस पे दिया है, तो जो जिन लोगों की वो लैंग्वेज है, जो पहाड़ी सारे बोलते हैं, चाहे वो जम्मू में रहता है, आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो कि वो जो जम्मू में रहता है कि वो पहाड़ी नहीं है, क्योंकि वो POJK का रिफ्यूजी है। वो भी पहाड़ी है, जो पुंछ में रहता है वो भी पहाड़ी है। ये बड़ा मतलब अजीब सी बात है सरकार ने। ठीक है, मैं करूंगा दोबारा आपका मैं करना चाहूंगा राजीव चुनी जी का, तो उनसे भी समझते हैं इस बात को। अ, राजीव सर, क्या ये डेटा और पारदर्शिता की कमी है आपके अनुसार? का समाधान देखें सबसे व्यवहारिक रास्ता का क्या हो सकता है समाधान का? देखिए, अभी रछपाल जी कह रहे थे कि ये कोई, जो मैं कह रहा हूँ, ये कोई वाइल्ड एलिगेशंस नहीं है। हमने यहाँ एक कार्यक्रम किया, उस दौरान जिस दौरान ये फैसला हो रहा था, तो रविंदर रैना जी को बुलाया, तब वो अध्यक्ष थे भाजपा के। पूरी बिरादरी के मेरी के लोग थे जो कठुआ से, रजौरी से, पुंछ से बुलाए गए थे। उसमें उन्होंने ये बात कही कि खामोश रहिए, आपको भी हम देंगे। उनको शायद ये उम्मीद थी कि इस चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी तब हम फैसला करेंगे, पहले हम पुंछ रजौरी के लोगों को नाराज ना करें ताकि हम सीट जीत सकें। इनको ये पूरी बातों का पता नहीं है ना। और दूसरी बात, ये किसने कहा कि हम लोग भाजपा के लोगों के या नेताओं के संपर्क में नहीं थे? देखें, वी आर द बेगर्स, हमने तो हर एक के पास जाना है और हमने इनको कहा। और एक बात और मैं मजेदार बताऊं जो शायद किसी को पता नहीं है, जम्मू के अंदर अगर कोई तहसीलदार या DC ये कहे कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इनकी एथनिसिटी को, इनकी लैंग्वेज को, या इनके क्लैन को, या इनके ट्राइब को, तो ये फार्मूला रजौरी पुंछ में कैसे बनाया गया, उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया? सरकार तो एक ही चल रही थी, रजौरी में भी वही सरकार थी, पुंछ में भी वही थी, कठुआ में भी वही थी, जम्मू में भी वही थी। ये एक राजनीतिक एक वो था, फैसला था जो जिसने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया। अब मैं ये कहता हूं कि अब इनके हाथ में कुछ नहीं रहा। अब रछपाल जी कह रहे हैं ना कि जनाब
नरेंद्र सिंह जी बोले हैं वो दिल्ली में बात करेंगे। दिल्ली वाले क्या करेंगे? ये फैसला तो अब राज्य सरकार के अधीन है, वो करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये फैसला वो करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार जो है ये शुरू से ही पहाड़ियों को एसटी देने के खिलाफ रही है। चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी या वो महबूबा की थी, उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं माना। ये बड़ी पुरानी डिमांड थी पुंछ रजौरी के अंदर। अगर इन्होंने ये फैसला किया तो आप भाई साहब सबको ले आते, आपने आधे छोड़ दिए। और एक बात मैं और बताऊं, ये रिशपाल जी की जानकारी के लिए है, जम्मू के अंदर भी एक आदमी को दिया गया एसटी का स्टेटस। जम्मू के तहसीलदार ने दिया, जम्मू सिटी में दिया। मुझे ये बताएं, अगर यहाँ जीरो पहाड़ी स्पीकिंग थे उनके मुताबिक, तो जम्मू का वो प्रमाण पत्र कैसे इशू हुआ? और उस आदमी को उसका उसने बेनिफिट भी लिया, और सुनने में ये भी आ रहा है वो किसी भाजपा नेता का रिश्तेदार था। ये क्या तमाशा है? सारों को छोड़कर एक आदमी को आप सर, आप थोपते हो पार्टी के ऊपर और उंगली उसको उठा एसटी रहे हैं, का पर आप देते उसका हो प्रूफ प्रमाण होना पत्र। चाहिए। ऐसे तो मतलब सिर्फ इल्जाम या आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं होता है इल्जाम नहीं है, चर्चा में। मेरे पास जी सर्टिफिकेट है उसका, मैंने आरटीआई में निकलवाया है, मेरे पास उसका। ये हमने सर, संपर्क टूट गया चुनलाल जी से शायद। चलिए रशपाल जी, मैं रुक करता हूँ। रशपाल जी, मतलब कितना अहम हो जाता है, क्योंकि भाजपा ने अगर नहीं कर पाई तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना चाहिए। आखिर वो इस पे संजीदा क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये तो सबके लिए समान होना चाहिए। साहिल जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो जी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी पहले उन्हीं की सरकारें रही है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ सरकारें रही हैं, या पीडीपी के लोग वही थे। ये जितनी भी सरकारें रही हैं, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कोल्यूशन हो, अकेले अकेले हो, ये हमेशा के लिए एसटी एसटी और ओबीसी के लिए के विरोध में रही हैं सारी सरकारें। अगर ये पक्ष में होती तो हमें यहाँ पर जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर आरक्षण लागू हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर हमें 27% मिला। अलग अलग स्टेटों ने भी दिया, किसी ने 33 दिया, किसी ने 14 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 50 भी दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हमें सिर्फ 2% मिला, वो भी ओबीसी की वजह इन्होंने एससी बना दिया। ये तो कहते थे कि जहां पर तो ओबीसी है नहीं, बेसिकली जो नेता थे इनको पता नहीं है कि ओबीसी कौन होती है, कौन नहीं होते हैं लोग। जे अब इनको पता चला कि नहीं, ओबीसी में कोई लोग जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, और एक बड़ा वर्ग है जो जम्मू कश्मीर में रहता है। ऐसे जो हमारे जो चुनीलाल जी जो हमारे विस्थापित हैं 1947 के, तो इन्होंने बहुत सारे जहां पर दुख झेले हैं, तो इनको मिलना चाहिए था। मेरा कहना कि मिलना चाहिए था। अगर ST2 को दिया तो इनका भी उनका मैं नाम शामिल होना चाहिए था। किसी कारण अगर चुनीलाल जी मुझे बोल रहे थे कि भाई एक कोई जम्मू बंदा है उसको सर्टिफिकेट मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का रिश्तेदार है, तो इनके लिए बड़ा आसान काम है वो, कि जब अगली इनकी कोर्ट में हियरिंग होती है तो वहां पर वो सर्टिफिकेट लेके जाएं और कोर्ट को बताएं कि भाई ये जे मिला, तो हमें भी दो, क्यों नहीं मिलेगा। इनका तो काम आसान हो गया। देखो ऐसे कहने के कि मेरे पास आरटीआई का लगा, मैं तो कहता हूँ अगर लगा है तो बताओ भैया, आपका 100% वो फिर हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे बातें करने का कुछ नहीं मतलब है। अगर इनके पास है तो मैं कहता हूँ इनके लिए बड़ी बड़ी बधाई है कि इनको भी उस एक सर्टिफिकेट के ऊपर ही इनको भी बाकी इनका पूरे लोगों का वो समाधान वो कोर्ट में हो सकता है। और मुझे लगता है जिन लोगों का हक है उन लोगों को हक मिलना चाहिए। इन लोगों ने बड़े दर बदर की ठोकरें खाई हैं, इनका कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई इनका इतना सिस्टम नहीं है, तो वो सिस्टम मुझे लगता है कि बनना चाहिए इनका भी। बीजेपी उस पर क्या स्टैंड लेगी सर? वैसे बात ऐसे है कि बीजेपी तो हर समय स्टैंड लेती है, और ये स्टैंड लिए तभी सबको इन्होंने रिजर्वेशन दिया है, EWS दिया है, ST2 को दिया है, फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को दिया है, LOC को दिया है, जो पहले सिर्फ एक ही तरफ होता था, चाहे 2%, वो भी 4 किया है, हैंडीकैप को 6% दिया है। तो इनके लिए भी वो फाइट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये बताओ मुझे। ठीक है, फाइट करेंगे। देखेंगे आने वाले समय में कब तक ये सब कुछ
स्ट्रीमलाइन होता है और होना भी चाहिए। मैं करूंगा, दिनेश सर का मेरे हमारे साथ मौजूद है। मैं दिनेश सर आपसे ये समझूंगा कि बीजेपी नहीं कर पाई तो एनसी आज सत्ता में है तो वो क्यों नहीं कर सकती इन चीजों को? क्या एनसी के ये हाथ में नहीं है? देखिए साहिल जी, जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये मजाक बनाया रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में कभी भी सीरियसली लागू लागू नहीं की गई। देश भर में कहीं भी ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जिसको आरबीए कहते हैं, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। वो जम्मू कश्मीर में अपनी ही आरबीए बना ली है। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, नहीं, उन्होंने आरबीए कैटेगरी को कहीं रिजर्वेशन नहीं मिलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मिल रही है। जम्मू कश्मीर में ऐसी ऐसी कैटेगरी बनाई गई 47 से लेकर अब तक। तो जैसे एस टी टू भी कैसे, ST1 और ST2 क्या कैटेगरी बनाई है सरकार भी, समझ आम जनमानस की समझ के बाहर है। मैं यही कह रहा हूँ कि किसी सरकार पे आपको विश्वास करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रिजर्वेशन को सिर्फ पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया। रिजर्वेशन इसलिए दी गई कि लोगों का सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो लोगों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन देने का मकसद ये नहीं था। रिजर्वेशन देने का मकसद ये था कि मैं अपने अपने एरिया के लोगों को कैसे उनको बेनिफिट दे सकूं रिजर्वेशन का। जो रियल लोग थे वो अभी तक उनको रिजर्वेशन नहीं मिली। जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के कारण कोई आरबीए हो गया, किसी को पहाड़ी को दे दी, किसी और कैटेगरी बना दी, ये अपनी अपनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन से हुआ। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार क्या करती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने कमेटी बनाई है आपके सामने, उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। वो सब कमेटी हेडेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास है। अब यूनियन गवर्नमेंट इस पे क्या फैसला करती है? क्योंकि जैसे राजीव जी कह रहे थे कि वैसा नहीं है, क्योंकि हम एक यूटी में रहते हैं और यूटी में बहुत ज्यादा फैसले जो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो एमएचए को करने होते हैं। अब देखते हैं एमएचए क्या फैसला करता है इस पे। सरकार ने, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज दी है। उस रिकमेंडेशन में इन्होंने क्या किया है, क्या आरबीए को कम किया है या ईडब्ल्यूएस को कम किया है, ये रिपोर्ट तो जनता को मालूम नहीं। आप देखते हैं कि एमएचए की रिपोर्ट, एमएचए उसको अप्रूव करता है या कोई उसमें कोई मतलब कोई चेंजिंग होती है, क्या होता है, वक्त बताएगा। ठीक है, धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका हमारे साथ। दिनेश मनोहर जी आपका भी, और रशपाल वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। राजीव जी भी हमारे से जुड़े थे, शायद संपर्क टूट गया उनसे, उनका बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। और जिस आपने बातें रखी हैं काफी अहम हो जाती हैं। 1947 के पीओजे के विस्थापित परिवार दशकों से पहचान, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहाड़ी ST2 प्रमाण पत्रों में कथित असमानता, डीपी कॉलोनी का लंबित नियमितीकरण और कस्टोडियन संपत्तियों पर मालिकाना हक का मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल भी है। अब देखना यह है कि सरकार एक समान नीति लागू कर इन परिवारों को कानूनी सुरक्षा और गरिमा दे पाएगी, क्योंकि न्याय में देरी कहीं ना कहीं न्याय से वंचित करना भी माना जाता है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।